नमस्कार। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश का लाभ सेवा काल के दौरान दिया जाता है। उन अवकाशों में से एक अवकाश है उपार्जित अवकाश, जिसे हम सामान्य तौर पर पीएल कहते हैं। और ये जो पीएल है, पीएल का जो भुगतान है एक सरकारी कर्मचारी को सेवा काल में रहते हुए और सेवा काल के दौरान कितनी पीएल अर्जित कर सकता है अधिकतम, और सेवानिवृत्ति के समय उसका पीएल का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उपार्जित अवकाश जिसे हम कहते हैं पीएल, ये होता क्या है और किन कर्मचारियों को देय होता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी पहली बार सेवा में आएगा तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में पीएल का लाभ नहीं दिया जाता है। प्रोबेशन समाप्ति के बाद में प्रति कैलेंडर वर्ष, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, एक सरकारी कर्मचारी को 30 पीएल है जिसका अधिकतम लाभ दिया जा सकता है। और वे कर्मचारी जो सशस्त्र बल में या फिर बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उन्हें 42 का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से 30 पीएल जोड़ने का प्रावधान एक सामान्य कर्मचारी के लिए किया गया है। लेकिन जो विश्रामकालीन सेवाएं हैं, मान लीजिए जो शिक्षा विभाग है, जहाँ पे ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, दीपावली का अवकाश होता है, मध्यावधि है, उस स्थिति में उन्हें 15 पीएल ही देय होती है। तो मान के चलिए कि अधिकतम सीमा 30 है और विश्रामकालीन सेवाओं में 15 पीएल प्रोबेशन समाप्ति के बाद में प्रति कैलेंडर वर्ष में देय होती है। इससे पहले ये जो कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपनी संपूर्ण सेवा में अधिकतम 300 पीएल अर्जित कर सकता है, जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उस समय अधिकतम 300 पीएल का लाभ दिया जा सकता है। इससे पहले ये 240 थी, उसके पहले ये 180 थी। वर्तमान में 300 पीएल जो सेवानिवृत्ति के समय 300 पीएल का नकद भुगतान किए जाने का प्रावधान रहता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा में है, तो इनके अग्रिम रूप से भी इनके जो पीएल है वो जमा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को और 1 जुलाई को वर्ष में 2 बार अग्रिम रूप में भी जमा की जा सकती है और उसका वो उपभोग भी कर सकता है। और रिजर्व बटालियन जैसे जो प्रतिनियुक्ति पे है, उनके लिए 21 हो जाएगी, 15-15, मतलब कि प्रत्येक 6 माही में। अगर कोई कर्मचारी, क्योंकि 1 जनवरी और 1 जुलाई को अग्रिम रूप से जोड़ी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कर्मचारी जो ज़्यादा सर्विस जिनकी हो चुकी है और जिनके पीएल है वो 300 से ज़्यादा या 300 से थोड़ी ही कम है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो अग्रिम जो जोड़ी जाएगी वो पृथक रूप से इसका इंद्राज कर दिया जाएगा, ताकि आगे उसका समायोजन हो जाता है। 6 माही की समाप्ति पर पहले उसका समायोजन होगा और फिर उसे जोड़ा जाएगा। विश्रामकालीन सेवाएं हैं जहां पर किसी भी कर्मचारी को पीएल 15 ही दी जा सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जो विश्रामकालीन सेवा में है और विश्रामकालीन सेवा में 15 दी जाती है, लेकिन अगर वो कर्मचारी सेवा काल के दौरान अपने अवकाश के दौरान कोई अन्य सरकारी कार्य में लगेगा, तो उसे प्रत्येक 3 दिन का एक उपार्जित अवकाश देय होगा। मान लीजिए 45 दिन का आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ और उस दरमियान आपके कोई किसी प्रकार के सरकार के अभियान के अंतर्गत कार्य किया, आपके आदेश हुए, तो आपका जो डीडीओ है वो संबंधित डीडीओ आपको 15 पीएल उस वित्त वर्ष में देगा। अन्यथा सामान्य तौर पर है वो 15 पीएल ही दी जा सकती है। अब इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है? अब जैसे मान लीजिए सेवा काल के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकतम एक वित्त वर्ष में 15 पीएल नकद भुगतान ले सकता है, जिसे कहते हैं रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से आपको इसका वित्त वर्ष के अनुसार इसका भुगतान किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप 15 पीएल जो आपके खाते में जमा है उसमें से 15 दिन का वेतन ले सकते हैं। वेतन से तात्पर्य है कि उसमें केवल आपको बेसिक प्लस डीए जोड़कर उसका आधा जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो अधिकतम 15 है जिसका आप नकद भुगतान ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी चाहे तो सेवा काल के दौरान जितनी जमा पीएल है उसका एक अवकाश के रूप में उसका उपभोग किया जा सकता है। अवकाश के रूप में उपभोग जिसकी अधिकतम सीमा कुछ नहीं है, जितने भी जमा है उन सब का वो अधिकतम रूप से कर सकता है। अगर संबंधित डीडीओ या सरकार चाहे तो उन्हें अग्रिम रूप से भी उसका
अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर वो डीडीओ उचित समझे कि आगे उनकी सर्विस इतनी रह जाएगी कि उनको वापस इसमें जमा हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे अग्रिम रूप में भी उसका अवकाश का लाभ दिया जा सकता है। अन्यथा जो जमा है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 साल की सर्विस हो गई और 200 पीएल जमा है, तो 200 दिन की छुट्टी आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई एक वर्ष में सेवा काल के दौरान किसी असाधारण अवकाश पर गया है, ऐसी स्थिति में प्रति 10 दिन पर 1 पीएल है वो कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 महीने का अवकाश है, तो ऐसी स्थिति में जहां 15 जुड़नी थी वहां पर 7 ही जुड़ेगी, 7 या 8 इस प्रकार से उसमें है वो कटौती कर ली जाएगी। ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम रूप में 300 पीएल है जिसका भुगतान किया जा सकता है, और अधिकतम 300 पीएल ही अर्जित की जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि, क्योंकि जैसे एक सरकारी कर्मचारी 20 साल की सेवा करता है, तो 20 साल की सेवा के दौरान वो 300 पीएल अर्जित कर पाएगा एक सरकारी शिक्षक के रूप में, लेकिन एक सामान्य कर्मचारी है वो 600 कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस प्रकार से 300 पीएल है वो सेवा काल के दौरान भी नकद भुगतान भी ले सकता है या फिर अवकाश का लाभ भी ले सकता है। जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे 300 अधिकतम पीएल का भुगतान किया जाएगा। 300 पीएल का भुगतान कैसे किया जाएगा? आपका जो अंतिम बेसिक है उसमें, जिस समय आप सेवानिवृत्त हुए उस समय आपका बेसिक क्या है और उसके साथ साथ उस समय डी रेट क्या है, उसे जोड़कर 300 दिन का आपको भुगतान दे दिया जाएगा। इसमें एचआरए की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए और सेवा काल के बाद में सेवानिवृत्ति के समय पीएल यानी उपार्जित अवकाश का लाभ इस प्रकार से ले सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।